दिल्ली से दूर एक छोटे पर जीवंत शहर का बाजार। यहाँ की रौनक, शोर और भागदौड़ अपनी एक अलग कहानी कहती थी। इसी भीड़ भरे बाजार की एक जानी पहचानी जगह पर ओमती देवी रोज की तरह अपनी छोटी सी टोकरी लेकर बैठती थी। उनकी टोकरी में रखे मीठे पके हुए अमरूद उनकी मेहनत और ममता की गंध लिए होते थे। उम्र ने उनके चेहरे पर थकावट की लकीरें खींच दी थी, पर उनकी आंखों में एक अदम्य संतोष और गर्व चमकता था। यह गर्व उनकी दो बेटियों के लिए था, जिन्हें उन्होंने अकेले अपने दम पर हीरे की तरह पाला पोसा था। बड़ी बेटी नन्ही सिंह, जिसकी रगों में साहस और अनुशासन बहता था। देश की सरहद पर फौज में एक जाबाज अफसर थी। बर्फीली चोटियों की खामोशी और राइफल की दहाड़ ही उसकी दुनिया थी। छोटी ममता चौधरी, जिसे प्यार से सब सावित्री बुलाते थे, इसी शहर की डीएम थी। उसकी कलम में इतनी ताकत थी कि वह पूरे जिले का नक्शा बदल सकती थी। ओमती देवी के लिए उनकी दोनों बेटियां उनकी तपस्या का फल थी। जब भी कोई राहगीर या जानने वाला पूछता, ओमती जी आपकी बेटियां क्या करती है, तो उनका सीना गर्व से तन जाता। वह अपनी सूखी उंगलियों को मोड़ती और आंखों में चमक लिए कहती, एक देश की रक्षा करती है और दूसरी जिले की। अपनी बेटियों के इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद ओमती देवी ने बाजार आना नहीं छोड़ा था। वह उनकी आदत थी, उनकी पहचान थी, और शायद उनकी बेटियों पर किसी तरह का एहसान न बनने की उनकी अपनी जिद भी। वह यह बात अपनी बेटियों से छुपा कर रखती थी, यह सोचकर कि उनके व्यस्त जीवन में और कोई परेशानी न आए। सब कुछ एक शांत नदी की तरह बह रहा था। बेटियों का सम्मान, माँ का सादा जीवन और बाजार की चिर परिचित चहल पहल। यह एक आम दोपहर थी, जब बाजार की शांति अचानक भंग हुई। एक बुलेट मोटरसाइकिल की भारी आवाज ने सबका ध्यान खींचा। उस पर सवार था इंस्पेक्टर अशोक चौधरी। एक चौड़ी छाती, घनी मूछें और आंखों में घमंड की बेपरवाह चमक। उसने अपनी बुलेट सड़क किनारे रोकी और सीधा ओमती देवी की टोकरी के पास आ खड़ा हुआ। उसने बिना कोई मोल भाव किए टोकरी में से एक अमरूद उठाया और सीधा मुंह में डाल लिया। ओमती देवी कांप उठी। वह डर और संकोच से बोली, साहब अमरूद मीठे हैं, आप चाहे तो तोल दूं? अशोक चौधरी ने अकड़ में अपनी गर्दन ऊंची की। हाँ दे, 1 किलो। ओमती देवी ने कांपते हाथों से अमरूद तोले और पॉलीथीन में रखकर उसे थमा दिए। अशोक ने पैकेट लिया, फिर एक अमरूद निकाला और सामने ही लापरवाही से काटने लगा। कुछ देर चबाने के बाद उसने मुंह बनाया और थूकते हुए कहा, यह क्या बेचा है तूने? एकदम बेस्वाद अमरूद, मीठा तो बिल्कुल नहीं है। तूने मुझे बेवकूफ बनाया है। ओमती देवी घबरा गई। उनकी आवाज हलक में ही अटक गई। नहीं साहब, बहुत मीठे हैं, आप चाहे तो दूसरा खाकर देख लीजिए। अशोक चौधरी एक क्रूर मुस्कान के साथ हंसा। चुप, तेरे अमरूद का एक दाना भी मीठा नहीं, और सुन, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। ओमती देवी ने हिम्मत जुटाई। हाथ जोड़कर वह लगभग गिड़गिड़ा उठी। साहब बड़ी मेहनत से लाए हैं, कुछ तो पैसे दे दीजिए। बस यही शब्द अशोक चौधरी के लिए आग में घी का काम कर गए। उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। गुस्से में वह नीचे झुका, पूरी टोकरी उठाई और सड़क की दूसरी तरफ पूरी ताकत से फेंक दी। धमाके की आवाज के साथ पूरी टोकरी पलट गई। अमरूद सड़क पर, गाड़ियों के नीचे और नाली में बिखर गए। ओमती देवी हक्की बक्की रह गई। उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ गया। उनके होठ कांप रहे थे। उनकी मेहनत, उनकी आजीविका और उनकी इज्जत, सब कुछ सड़क की धूल में कुचला जा रहा था। आसपास भीड़ जमा हो गई थी। लोग तमाशा देख रहे थे, फुसफुसा रहे थे, पर उस वर्दी वाले के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत किसी में नहीं थी। भय का माहौल था, जिसमें इंसानियत दबकर रह गई थी। अशोक चौधरी ने अपनी मूंछों पर ताव दिया, एक विजेता की तरह बाइक स्टार्ट की और वहां से ऐसे निकल गया जैसे उसने कोई बहुत छोटा और मामूली काम किया हो। बाजार में सन्नाटा पसर गया। ओमती देवी टूटी टोकरी और बिखरे अमरूद के पास खड़ी बेबस होकर रो रही थी। लेकिन पास के ही एक घर की छत पर खड़ा रोहित नाम का एक नौजवान यह सब देख रहा था। उसका खून खौल रहा था। वह ओमती अम्मा को बचपन से जानता था और उनका बहुत सम्मान करता था। उसने चुपचाप अपने मोबाइल फोन में यह पूरा अत्याचार रिकॉर्ड कर लिया। रोहित ने वीडियो रिकॉर्डिंग बंद की। उसका मन बदले की आग में जल रहा था। वह जानता था कि ओमती अम्मा की एक बेटी फौज में है। उसने कहीं से बड़ी मुश्किल से नन्ही सिंह का नंबर ढूंढा। बिना देर किए उसने वह वीडियो नन्ही के व्हाट्सएप पर भेज दिया और नीचे एक छोटा सा पर चीखता हुआ संदेश लिखा, नन्ही दीदी देखिए, आज बाजार में आपकी माँ के साथ क्या हुआ। हजारों किलोमीटर दूर बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक सीमा चौकी पर मेजर नंदिनी सिंह अपनी राइफल साफ कर रही थी।
तभी उनके फोन पर व्हाट्सएप मैसेज की टोन बजी। उसने फोन उठाकर देखा, एक अनजान नंबर से वीडियो आया था। उसने वीडियो प्ले करा। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, नन्ही के चेहरे का रंग उड़ता गया। उसकी शांत अनुशासित आंखें गुस्से से लाल हो गई जब उसने इंस्पेक्टर अशोक चौधरी को अपनी मां की टोकरी उठाकर फेंकते हुए देखा, तो उसके हाथ, जिसमें देश की सुरक्षा की ताकत थी, कांपने लगे। उसकी मां, जिसने उसे और उसकी बहन को पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, आज सड़क पर बेबस रो रही थी और लोग तमाशा देख रहे थे। उसके अंदर का फौजी जाग उठा। उसे लगा कि वह अभी अपने पोस्ट छोड़कर जाए और उस इंस्पेक्टर की वर्दी नोच ले। उसने अपने दांत भींच लिए, सांसें तेज हो गई। गुस्से की एक बर्फीली लहर उसकी आंखों में दौड़ गई। एक क्षण भी न गवाते हुए उसने तुरंत वह वीडियो अपनी छोटी बहन डीएम ममता सिंह को फॉरवर्ड कर दिया। डीएम ऑफिस में ममता चौधरी एक अहम मीटिंग में थी। जब उन्होंने अपनी बड़ी बहन का कॉल देखा तो मीटिंग रोककर फोन उठाया। हाँ दीदी, सब ठीक है। नन्ही की आवाज में दर्द और गुस्सा स्पष्ट था। ठीक? कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने तुझे एक वीडियो भेजा है, उसे देख अभी के अभी। ममता ने फोन होल्ड पर रखा और यह वीडियो खोला। वीडियो देखते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी माँ, उसकी प्यारी माँ, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उस पूरे जिले की थी, आज एक मामूली इंस्पेक्टर के हाथों अपमानित हो रही थी। उसकी ईंट सी कठोर डीएम की छवि टूट गई। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। ममता ने खुद को संभाला। वह एक डीएम थी, उसे भावनाओं में बहने का हक नहीं था। उसने कांपती आवाज में कहा, दीदी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सब। नन्ही का जवाब फोन पर गूंजा, मैं आ रही हूँ छुट्टी लेकर, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। ममता ने अपनी आवाज को नम पर दर्द किया। नहीं दीदी, आपकी जरूरत देश की सरहद पर है। यह मेरा इलाका है, यह लड़ाई मैं लड़ूंगी। माँ को इंसाफ मैं दिलाऊंगी, कानून के तरीके से। नन्ही कुछ देर चुप रही। वह अपनी बहन की आवाज में छिपे अटूट इरादों को समझ गई थी। वह बोली, ठीक है, लेकिन उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसकी रूह भी कांप जाए। ममता ने एक ठंडा संकल्प लिया। आप चिंता मत करो दीदी, यह अब मेरा काम है। उसने तुरंत फोन काट दिया। उसने मीटिंग में मौजूद सभी अफसरों को शांत पर आधिकारिक भरी आवाज में कहा, यह मीटिंग यहीं खत्म होती है, आप सब जा सकते हैं। मीटिंग खत्म होते ही ममता चौधरी ने अपने सरकारी रुतबे को त्याग दिया। उसने अपनी सरकारी गाड़ी को वापस भेज दिया और एक प्राइवेट गाड़ी में बैठकर अपने पुराने घर की तरफ निकली। रास्ते में उसने अपने कड़क डीएम वाले कपड़े बदले और एक साधारण सा लाल रंग का सूट सलवार पहन लिया। आज वह डीएम बनकर नहीं, बल्कि अपनी माँ की बेटी बनकर उनके पास जाना चाहती थी। जब वह घर पहुंची तो ओमती देवी एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उनकी आंखें सूजी हुई थी और शरीर पर एक गहरी उदासी छाई थी। अपनी बेटी को अचानक आया देखकर वह घबरा गई। सावित्री, तू यहाँ, सब ठीक तो है? ममता चौधरी कुछ नहीं बोली। वह बस अपनी माँ के पास गई और उन्हें कसकर गले लगा लिया। माँ की गोद में सिर रखकर वह अपने आंसू रोक नहीं पाई। माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ओमती देवी ने सिसकते हुए कहा, क्या बताती बेटी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों को कोई परेशानी हो, और वह पुलिस वाला है। छोड़ उसकी बात, आज तो इतने दिनों बाद आई है, आज मैं बहुत खुश हूँ। ममता ने अपनी माँ के आंसू पोंछे, उनका हाथ अपने हाथ में लिया और आत्मविश्वास से भरी आवाज में बोली, अब आप गरीब और अकेली नहीं है माँ, आपकी बेटी इस जिले की मालिक है। मैं वादा करती हूँ, जिसने भी आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपकी खोई हुई इज्जत मैं वापस लाऊंगी। ओमती देवी ने अपनी बेटी की आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास देखा। यह वह आत्मविश्वास था जो केवल कानून की ताकत और एक अडिग बेटी के संकल्प से आता है। वह बस चुपचाप उसे देखती रही। उस रात ममता चौधरी ने एक पूरा प्लान बनाया। वह जानती थी कि अगर वह सीधा डीएम बनकर थाने जाएगी तो सारे पुलिस वाले उसके पैरों में गिर जाएंगे और असली गुनाहगार इंस्पेक्टर अशोक चौधरी कभी भी सही सजा नहीं पाएगा। वह उसे उन्हीं के हाथों पकड़वाना चाहती थी, एक आम नागरिक की तरह, शिकायत करके, ताकि उनकी गुस्ताखी पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो जाए। अगली सुबह ममता ने पीले सूट सलवार पहने और अपने सबसे भरोसेमंद अफसर एसडीएम विकास को फोन किया। विकास, मैं तुम्हें एक काम दे रही हूँ और यह बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। उसने अपनी आवाज को धीमा रखते हुए कहा। जी मैडम, हुक्म कीजिए, विकास ने फौरन जवाब दिया। मैं अभी सिविल ड्रेस में शहर के कोतवाली थाने में एक एफआईआर लिखवाने जा रही हूँ, अपनी पहचान छिपाकर।
मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक 2 घंटे बाद जिले के एसपी, एसडीएम और बाकी बड़े पुलिस अफसरों की टीम के साथ थाने पहुँचो। जब तक मैं इशारा ना करूँ कोई कुछ नहीं बोलेगा। विकास ने कहा, ठीक है मैडम, जैसा आप कहे। ममता ने फोन रख दिया। अब खेल शुरू होने वाला था। ममता चौधरी ने एक साधारण सा पीले रंग का सलवार सूट पहना, चेहरे पर दुपट्टा डाला और एक आम नागरिक की तरह ऑटो पकड़कर कोतवाली थाने पहुंची। थाने का माहौल वही था जिसकी उसे आशंका थी। एक हवलदार ऊँग रहा था और इंस्पेक्टर अशोक चौधरी, संदीप राणा चाय पीते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। ममता डरते डरते उनकी टेबल के पास गई। जी, मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। संदीप राणा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। हाँ, क्या हुआ? किसने परेशान किया? जी, कल बाजार में इंस्पेक्टर साहब ने। जैसे ही उसने इंस्पेक्टर का नाम लिया, अशोक चौधरी चौकन्ना हो गया। उसने ममता को घूर कर देखा। क्या इंस्पेक्टर साहब ने? नाम क्या है तेरा? और किस इंस्पेक्टर की बात कर रही है? जी, आप ही थे। आपने कल बाजार में एक बुजुर्ग महिला की अमरूद की टोकरी सड़क पर फेंकी थी। मैं उनकी बेटी हूँ। ममता ने अपनी आवाज में थोड़ी घबराहट लाने की कोशिश की। ये सुनते ही अशोक और संदीप जोर जोर से हंसने लगे। ओहो, तो तू उस बुढ़िया की बेटी है? अशोक ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तो क्या हुआ? सड़क पर गंदगी फैलाएगी तो लाठी पड़ेगी ना। चल भाग यहाँ से, कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। ममता ने थोड़ा साहस दिखाते हुए कहा, लेकिन यह गैर कानूनी है। आपने अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है। संदीप गर्जा, तो हमें कानून सिखाएगी? ज्यादा जुबान चलाई तो तुझे ही अंदर कर दूंगा। सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में निकल यहाँ से। ममता वहीं खड़ी रही और बोली, मैं एफआईआर दर्ज कराए बिना नहीं जाऊंगी। बहस कर रही थी कि तभी एक हवलदार भागता हुआ अंदर आया। उसकी सांसें फूल रही थी। सर दंगा प्रसाद यादव जी थाने आ रहे हैं। दंगा प्रसाद यादव का नाम सुनते ही अशोक और संदीप दोनों के चेहरे का रंग बदल गया। दंगा प्रसाद शहर का एक बहुत बड़ा और दबंग नेता था, जिसके इशारे पर पुलिस वाले नाचते थे। दोनों इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी से ऐसे उछले जैसे उन्हें करंट लग गया हो। अरे जल्दी करो, संदीप ने हवलदार को डांटा और दोनों भागकर गेट की तरफ गए। एक सफेद सफारी गाड़ी थाने के अंदर आकर रुकी। उसमें से सफेद कुर्ता पजामा पहने दंगा प्रसाद यादव उतरा। अंदर आते ही उसने अपने मजाक के अंदाज में कहा, क्या हाल है चौधरी? काम झाम अच्छा चल रहा है ना? कोई मुर्गा मुर्गी फंसाया है कि नहीं आज? अशोक और संदीप हाथ जोड़कर मुस्कुराने लगे। अरे साहब, आपकी कृपा है, आइए बैठिए। लेकिन तभी दंगा प्रसाद की नजर कोने में खड़ी ममता पर पड़ी। ममता को देखकर ही उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसके माथे पर पसीना आ गया और उसके होश उड़ गए। वह जिस लड़की को एक आम नागरिक समझ रहा था, उसे पहचानते ही उसकी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। वह तेजी से आगे बढ़ा और ममता के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसका सर झुका हुआ था। नमस्ते मैडम, आप यहाँ इस वक्त? मुझे फोन कर लिया होता, मैं हाजिर हो जाता। उसकी आवाज में हकलाहट साफ थी। अशोक और संदीप हैरान रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। यह हो क्या रहा है? यह तो उस बुढ़िया की बेटी है जिस दंगा प्रसाद के सामने पूरा जिला झुकता है। वह इस साधारण सी दिखने वाली लड़की के सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़ा है? ये लड़की है कौन? अशोक ने धीरे से संदीप से पूछा। यह क्या हो रहा है? संदीप ने भी घबराहट में सिर हिला दिया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, थाने के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। एक के बाद एक लाल बत्ती वाली गाड़ियां थाने के पास आकर रुक गई। गाड़ियों से डीएसपी, एसडीएम और जिले के कई बड़े आईपीएस अफसर उतरे और तेजी से थाने के अंदर आए। वे सब आकर चुपचाप ममता के पीछे लाइन बनाकर खड़े हो गए, जैसे अपने सीनियर को रिपोर्ट कर रहे हों। अब थाने में सन्नाटा था। सिर्फ पंखे की खड़खड़ की आवाज आ रही थी। अशोक चौधरी और संदीप राणा पत्थर की तरह बुत बन चुके थे। उनके हलक सूख गए थे। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। तभी डीएसपी ने आगे बढ़कर गुस्से में अशोक चौधरी की तरफ देखा और कहा, इंस्पेक्टर, तमीज से खड़े हो जाओ। तुम जिले की डीएम मैडम ममता चौधरी के सामने खड़े हो। डीएम मैडम, यह शब्द किसी बम की तरह थाने में फटा। अशोक और संदीप के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे कांपते हुए ममता को देखने लगे, जिसे वे कुछ देर पहले अमरूद वाली की बेटी कहकर बेइज्जत कर रहे थे। ममता की आंखों में अब एक आम लड़की की घबराहट नहीं, बल्कि एक डीएम का रौब और गुस्सा था। उसने अपनी ठंडी और कड़क आवाज में कहा, इंस्पेक्टर अशोक चौधरी और संदीप राणा। दोनों की आत्मा तक कांप गई। ममता ने आदेश दिया, एसडीएम साहब, इन दोनों के खिलाफ फर्जी की धौंस दिखाने, एक आम नागरिक को अपमानित करने और अपनी ड्यूटी न करने के जुर्म में केस दर्ज कीजिए। साथ ही इनके खिलाफ एक विभागीय जांच भी बिठाई जाए।
एसपी साहब ने तुरंत अपने मातहतों को इशारा किया और दोनों इंस्पेक्टर की बेल्ट और टोपी उतरवा दी गई। कल तक जो शेर बने घूम रहे थे आज भीगी बिल्ली की तरह सर झुकाए खड़े थे। तभी नेता दंगा प्रसाद यादव ने हिम्मत करके कहा, मैडम नादान है, गलती हो जाती है, माफ कर दीजिए, मैं समझा दूंगा इनको। ममता ने घूर कर दंगा प्रसाद को ऐसी नजरों से देखा कि वह कांप गया। नेताजी, यह नादान नहीं, सरकारी वर्दी में छिपे गुंडे हैं और जहां तक समझाने की बात है तब इन्हें कानून समझाएगा और बेहतर होगा कि आप इस मामले से दूर रहे, वरना जांच की आंच आप तक भी पहुंच सकती है। दंगा प्रसाद यादव का चेहरा सफेद पड़ गया। वह समझ गया कि इस नई डीएम से टकराना आसान नहीं है। वह चुपचाप सर झुकाकर वहां से खिसक गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत और गुस्सा था जिसे ममता चौधरी ने पढ़ लिया था। अगली सुबह पूरे शहर में यही खबर थी कि डीएम बेटी ने अपनी मां को इंसाफ दिलाया। हर कोई ममता चौधरी के साहस और न्याय पसंद व्यक्तित्व की तारीफ कर रहा था। सतह पर सब कुछ शांत लग रहा था। सस्पेंड हुए इंस्पेक्टर को उसकी करनी का फल मिल गया था, लेकिन ममता चौधरी जानती थी कि यह सिर्फ एक छोटी झड़प थी। नेता दंगा प्रसाद यादव की आंखों में उसने जो नफरत और हार का गुस्सा देखा था वह उसे चैन से बैठने नहीं देगा। एक रात ममता अपने सरकारी आवास पर खाना खा रही थी। तभी उसके पर्सनल फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं बोला, बस एक भारी सांस लेने की आवाज आई। फिर एक बदली हुई मशीनी आवाज में कोई बोला, डीएम साहिबा, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। इंस्पेक्टर तो बस मोहरे थे, खेल तो अब शुरू होगा। तुमने शेर की पूंछ पर पैर रख दिया है। ममता ने कड़क आवाज में पूछा, कौन बोल रहा है? जवाब देने वाले ने बस एक ठाका लगाया और फोन काट दिया। ममता के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। वह समझ गई कि दंगा प्रसाद यादव इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। उसे अब सिर्फ अपनी माँ की इज्जत की नहीं बल्कि उनकी जान की भी फिक्र होने लगी थी। उसने तुरंत एसपी को फोन किया और अपनी माँ के घर के आसपास सादी वर्दी में 2 पुलिस वाले को तैनात करने को कहा। वह अपनी माँ को डराना नहीं चाहती थी, लेकिन कोई भी खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी। अगले कुछ दिन शांति से गुजरे। ममता को लगा शायद उसकी चेतावनी काम कर गई और दंगा प्रसाद यादव पीछे हट गया, लेकिन वह तूफान से पहले की शांति थी। एक सुबह ओमती देवी बाजार में अपने अमरूद की टोकरी लगाकर बैठी ही थी कि अचानक पुलिस की 3 गाड़ियां वहां आकर रुकी। उनमें से एक नया इंस्पेक्टर उतरा जिसे ममता नहीं जानती थी। उसने ओमती देवी की टोकरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमें सूचना मिली है कि इन अमरूदों की आड़ में नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है, तलाशी लो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक सिपाही ने अमरूद के नीचे से भूरे रंग के नशीले पदार्थ निकाले और चिल्लाया, सर मिल गया नशीला पदार्थ। बाजार में हड़कंप मच गया। लोग कानाफूसी करने लगे, देखो डीएम की मां नशीले पदार्थ बेचती है। ओमती देवी सन रह गई। वह रोते हुए बोली, नहीं साहब, यह मेरा नहीं है, किसी ने रखा है। पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती जीप में बैठाकर ले गई। यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। डीएम ममता चौधरी की मां नशीले पदार्थ के आरोप में गिरफ्तार। यह दंगा प्रसाद का मास्टर स्ट्रोक था। उसने ममता पर सीधा हमला नहीं किया, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी उसकी मां पर वार किया था। अब ममता एक अजीब दुविधा में फंस गई थी। अगर वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी मां को छुड़वाती तो उस पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगता और दंगा प्रसाद यादव उसे बदनाम करने में सफल हो जाता, और अगर वह चुप रहती तो उसकी बेगुनाह मां जेल में पड़ी रहती। ममता के ऑफिस में फोन की घंटियां बजने लगी। मीडिया, मंत्री, सीनियर अधिकारी, हर कोई जवाब मांग रहा था। तभी उसकी बहन मेजर नंदिनी सिंह का फोन आया। उसकी आवाज में गुस्सा और बेचैनी थी। बहन, यह क्या हो रहा है? मैं आ रही हूँ, मैं उस दंगा प्रसाद को नहीं छोड़ूंगी। ममता ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहा, नहीं दीदी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। अगर हम भी उनकी तरह गैर कानूनी काम करेंगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। यह लड़ाई अब कानून के दायरे में ही लड़ी जाएगी और जीती भी जाएगी। ममता ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पूरा मीडिया हॉल खचाखच भरा था। कैमरे की फ्लैश लाइट उसकी आंखों में चुभ रही थी। उसने माइक संभाला और कहा, मैं जानती हूँ आप सबके मन में क्या सवाल है। मेरी माँ पर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, कानून सबके लिए बराबर है।
चाहे वे एक आम नागरिक हो या डीएम की माँ। उसकी आवाज़ साफ और अडिंग थी। इसलिए मैं इस केस की जांच से खुद को अलग करती हूँ ताकि जांच पर कोई असर न पड़े। एसपी साहब एक स्पेशल टीम बनाकर इस मामले की स्पष्ट जांच करेंगे। मुझे भारत के कानून पर पूरा भरोसा है। दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। ममता का यह स्टैंड देखकर दंगा प्रसाद भी हैरान रह गया। उसे लगा था कि ममता बौखलाकर कोई गलत कदम उठाएगी, लेकिन उसने तो बड़ी समझदारी से खुद को जांच से अलग कर लिया था। ममता सिर्फ कानून के भरोसे नहीं बैठी थी। उसने तुरंत रोहित को बुलाया, वही लड़का जिसने पहले वीडियो बनाया था। ममता ने कहा, रोहित, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम बाजार में रहते हो, वहाँ की हर हरकत पर तुम्हारी नजर रहती है। पता लगाओ उस दिन माँ की टोकरी के पास कौन कौन आया था। कोई भी अजीब हरकत, कोई भी नया चेहरा, मुझे हर छोटी बड़ी जानकारी चाहिए। रोहित तुरंत तैयार हो गया। उसने बाजार के दूसरे दुकानदारों और अपने दोस्तों से पूछताछ शुरू कर दी। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उसे एक सुराग मिला। पास की एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में एक आदमी ओमती देवी की टोकरी के पास कुछ रखते हुए दिखा था। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन वह वही आदमी था जिसे लोगों ने सस्पेंड हुए इंस्पेक्टर अशोक चौधरी के साथ कई बार देखा था। सबूत मिल चुका था। यह सारा खेल दंगा प्रसाद ने अपने पिठूर सस्पेंड हुए इंस्पेक्टर के जरिए रचा था। अब बारी ममता चौधरी की थी। उसने एसपी के साथ मिलकर एक जाल बिछाया। उन्होंने यह झूठी खबर फैलाई कि सीसीटीवी फुटेज में नशीले पदार्थ रखने वाले का चेहरा साफ साफ आ गया है और पुलिस उसे पकड़ने ही वाली है। यह खबर सुनते ही दंगा प्रसाद यादव के कैंप में खलबली मच गई। उसने तुरंत अशोक चौधरी को फोन किया। वह आदमी पकड़ा नहीं जाना चाहिए, उसको कुछ करो वरना हम सब पकड़े जाएंगे। दंगा प्रसाद को नहीं पता था कि उसका फोन पहले से ही पुलिस के सर्वेलेंस पर था। अशोक चौधरी और संदीप राणा उस आदमी को ठिकाने लगाने के लिए जैसे ही शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर पहुंचे, ममता चौधरी और एसपी ने अपनी पूरी टीम के साथ उन्हें घेर लिया। रंगे हाथों पकड़े जाने पर दोनों ने दंगा प्रसाद यादव के खिलाफ अपना मुंह खोल दिया। अगली सुबह जब दंगा प्रसाद यादव अपने घर पर बैठकर चाय पी रहा था और अपनी जीत का जश्न मनाने की सोच रहा था, तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने डीएम ममता चौधरी, एसपी और भारी पुलिस फोर्स को देखकर उसके होश उड़ गए। वह हकलाते हुए बोला, यह क्या हो रहा है मैडम? ममता ने अपनी आंखों में इस्पात जैसी कठोरता लिए कहा, खेल खत्म हो गया नेताजी। आपके मोहरे पकड़े जा चुके हैं और उन्होंने आपके सारे राज उगल दिए हैं। आपके पास कोई सबूत नहीं है। दंगा प्रसाद चिल्लाया, आप मुझे हाथ नहीं लगा सकती। एसपी ने आगे बढ़कर उसके हाथ में अरेस्ट वारंट थमाते हुए कहा, सबूत है नेताजी। हमारे पास आपकी फोन रिकॉर्डिंग है जिसमें आप एक गवाह को खत्म करने की बात कर रहे थे। अब आप हमारे साथ थाने चलेंगे। दंगा प्रसाद यादव का राजनीतिक साम्राज्य एक ही पल में ढह गया। उसे हथकड़ियां पहनाकर पुलिस की जीप में ले जाया गया। उसी शाम ओमती देवी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जब वह जेल से बाहर आई तो ममता उन्हें लेने गई थी। माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ी। यह आंसू दुख के नहीं बल्कि इंसाफ की जीत के थे। ममता ने अपनी माँ के माथे को चूमा और कहा, अब आपको अमरूद बेचने की जरूरत नहीं है माँ। अगली सुबह ओमती देवी को ममता अपनी गाड़ी में बैठाकर अपनी पोस्टिंग पर ले गई। अब माँ और बेटी एक साथ हंसी खुशी रहने लगी। जब उसकी बड़ी बहन आर्मी ऑफिसर नन्ही को आर्मी से छुट्टी मिलती तो वह भी आ जाती। तीनों साथ में हंसी खुशी रहते। ओमती देवी की अमरूद की टोकरी भले ही टूट गई थी, लेकिन उनकी बेटियों ने साबित कर दिया कि उनकी मेहनत और इज्जत का मोल किसी भी सरकारी वर्दी या राजनीतिक दबंगी से कहीं ज्यादा है। उन्होंने साबित किया कि जहां एक बेटी देश की रक्षा करती है, वहीं दूसरी बेटी अपने परिवार और जिले में न्याय की रक्षा कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। दोस्तों, साथ ही हमारे चैनल साजियल वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।